अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं BF स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग इमरान रियाज का व्लॉग है, तो बिना वक्त आपका ज़ाया करते हुए चलते हैं व्लॉग की तरफ। और व्लॉग पर जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल BF स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो नाज़रीन, चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलिवेंसी की, क्योंकि ख़बरें मेरे पास बहुत सारी हैं, वो मैं आपको बाद में देता हूँ। लेकिन जिस शख्स को पाकिस्तान के रियासत और इदारे मिलकर इररेलिवेंट करना चाहते हैं, वो कितना रेलिवेंट है आप ये देखें कि आज ये रियासत कोई भी काम करती है तो इसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ और पहली बात आती है ना, और पहला खदशा आता है, वो इमरान खान का होता है। यानी जिसे इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि ये 3 साल से ज़ोर लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए हर चीज़ में से, लोगों के दिमागों में से। लेकिन बात बन नहीं रही है। कोई चीज़ महंगी करनी होती है या सस्ती करनी होती है, इनके दिमाग में इमरान खान चल रहा होता है। सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम को सोते हैं इमरान खान, मुल्क से बाहर जाते हैं इमरान खान, मुल्क में वापस आते हैं इमरान खान, कानून साजी करते हैं इमरान खान। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में लगभग 1 दर्जन के करीब या इससे ज़्यादा ऐसे कवानीन बनाए हैं या पास किए हैं जो इमरान खान रिलेटेड है। यानी ये आए तो इन्होंने NRO 2 किया, इमरान खान की वजह से इस कानून को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वाला कानून ऐसे पास कर देते हैं, यहाँ से इमरान खान को फंसा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ ये कर देते हैं, अदालत के साथ ये कर देते हैं, जुडिशरी को यूं कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये कर देते हैं, हम एहतजाज के खिलाफ ये वाला कानून ले आते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कवानीन मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ जो हमारे ईवानों के अंदर पास हुए हैं, और वो कवानीन इमरान खान स्पेसिफिक हैं। चाहे वो पीका का कानून हो, चाहे पंजाब के अंदर मीडिया को कुचलने का कानून हो, जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा कुछ इमरान खान स्पेसिफिक रहा है। यानी जिस आदमी को इररेलिवेंट करना चाहते हैं वो कितना रेलिवेंट है कि ये जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है। इमरान खान, हमारे सदर पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए, और कुछ नहीं, ये बहुत सारे हैं, ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए हैं जो इमरान खान स्पेसिफिक हैं और बार बार पास किए ऑर्डिनेंसेस कि इमरान खान को काबू करना है। खासतौर पर यह काजी फायद ईसा के दौर में करते थे। आईनी तरमीम के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, धांधली के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, हर क्रैकडाउन के पीछे जो मेन वजह है वो इमरान खान है, MNAs और सेनेटर्स को अगवा करके होने वाली तरमीम के पीछे जो वजह है वो इमरान खान है। कोई टॉक शो इमरान खान के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता, हत्ता कि उसका नाम लेने पर या उसकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर जगह सबसे रेलिवेंट इमरान खान होता है। नए जजेस लाने की वजह इमरान खान है, जजेस का तरीक़ाकार तब्दील करने की वजह इमरान खान है, आईनी अदालतें बनाने की वजह इमरान खान है, एक जज को एक अदालत से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का इख्तियार लेने की वजह इमरान खान है। यानी बहुत सारे इख्तियारात ऐसे हैं जो अब अदलिया के पास नहीं है, और उसकी वजह इमरान खान है। पाकिस्तान के सबसे तगड़ा इदारा है फौज, उनके DG ISPR, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी उठा लें गुज़िश्ता 3 सालों में, कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जिसमें इमरान खान की तरफ इशारा नहीं होगा, या उनकी पार्टी को आप देखेंगे उनको टारगेट किया जाएगा, या मेन टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान होंगे। गो के वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती है। तमाम तकरीबात में इमरान खान की नकल करते हैं, ये हर जगह पे इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं। यानी शरीफ खानदान की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, या जरदारी खानदान की, कि किसी तरह वो इमरान खान बन जाए। नवाज शरीफ साहब की तो ये ख्वाहिश बहुत ही पुरानी है, और उनके पुराने दोस्त जानते भी हैं और वो ये बताते भी हैं कि नवाज शरीफ साहब की काफ़ी लंबी ज़िंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में गुजर गई, और वो आज तक इमरान खान नहीं बन पाए, ना उनकी तरह मकबूल हो पाए, ना उनकी तरह आलमी सतह की शख्सियत बन पाए, ना उनकी तरह इतने अवाम के अंदर मकबूल हो पाए, ना वो इतने बड़े इनकलाबी बन पाए, ना वो कभी एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर पाए। बंद कमरों के पीछे होने वाली जितनी भी डिस्कशन है उसका सबसे बड़ा मौजू इमरान खान है। जितने टाउट सहाफ़ी हैं वो जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई खबर निकाल कर लाते हैं तो उसका मौजू क्या होता है? इमरान खान। एस्टेब्लिशमेंट जब भी कभी अपने लोगों को ब्रीफ करती है, उनको बताती है कि जाकर ये वाली खबर दो या वो वाली खबर दो, तो उस खबर का महवर क्या होता है? इमरान खान। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तैनातियाँ, तरक्कियाँ, हत्ता के पाकिस्तान के अंदर जो मेडल्स तक बांटे गए हैं ना, उनके पीछे भी क्राइटेरिया क्या है कि कौन इमरान खान के बुग़्ज़ में कितना मुब्तला है। चंद लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों को मेडल भी इसी बात के ऊपर मिले हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी बात के ऊपर होती है।
और हर चीज के अंदर एक ही नुक्ता नजर है कि इमरान खान को कैसे कंट्रोल करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल से ज्यादा चलने वाली लड़ाई में इतने छापे नहीं मारे गए जितने इमरान खान और उसके हामियों पे मारे गए। इमरान खान के बकौल 1 लाख से ज्यादा छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मारे गए हैं। इतने दहशतगर्दी के मुकदमा दहशतगर्दों के खिलाफ इस मुल्क में नहीं हुए, हालांकि 25 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने दहशतगर्दी के मुकदमा छोटे से वक्त में इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर हो गए, एक एक पार्टी वर्कर पे, चाहे वो खातून भी है, दर्जनों मुकदमे हैं दहशतगर्दियों के और दीगर संगीन नौयत के। एक सियासतदान की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि एक वजीर आजम से लेकर इस मुल्क का एक क्लर्क तक सारा दिन क्या सोचता है कि इमरान खान, इस मुल्क के आर्मी चीफ से लेकर एक अर्दली तक जो है वो सब दिन रात इमरान खान के बारे में ही सोचते हैं। इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी और रेलिवेंसी पाकिस्तान के किसी सियासतदान के हिस्से में नहीं आई। आज पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जोड़े जाते हैं और उनका हल भी इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है। और अब कोशिश की जा रही है, फाइनली कोशिश ये हो रही है कि कुछ भी करके पाकिस्तान की कौम को मायूस किया जाए। इस पर मैं आगे चल के बात करता हूं, लेकिन अब कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब एहतजाज किया। बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन हुआ पंजाब में। हर तरफ पुलिस ने जो है वो नाकाबंदी की। कई शहरों में ऐसा कर दिया जैसे कर्फ्यू लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, जो लिस्टें उनके पास मौजूद थी, वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोगों ने, वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने दिन रात कोशिश की, हर जगह छापे मारे, दफातर, घर, इमारतें, दुकानें, हर जगह पे जाके उन्होंने छापे मारे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिवली 23 मार्च को जो रैलियां निकालना चाहती है वो ना निकाल सके। लेकिन मैं आपको शहरों के नाम बताता हूं जहां पे बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं। पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना शो ना कर पाई हो। लाहौर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, एक नहीं निकली, ज्यादा रैलीज निकली हैं और तहरीक इंसाफ की खवातीन ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। गो कि आपको वो लीडरशिप नजर नहीं आती जो बहुत तगड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, और वो इन वजूहात की बिना पर अपने आप को रूपोश रखे हुए हैं कि अगर उनको अगवा किया गया तो फिर लंबा काम एक और शुरू हो जाएगा। अब लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, वजीराबाद, भावलपुर, कुचाब, मियांवाली, ये जो मनाजिर मैंने देखे उनका बता रहा हूं मैं आपको। भावलनगर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, गुजरात में, लोधरा में, विहारी में, लिया में, शेखुपुरा में, सरगोदा में, साहिवाल में, ओकाड़ा में, टैक्सला में, कबीरवाला में, डीजी खान में, इन जगहों पे मैंने बहुत ज़्यादा एहतजाज की कवरेज देखी है और ये सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पंजाब में और चकवाल रीजन भी। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है जेलम में भी आलिया हमजा साहिबा की। देखें, आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ ये रजीम, मैं आपको थोड़े दिन पहले से कह रहा हूं कि कार्रवाई ज़रूर करेगा और मेरे पास ये इतला भी मौजूद है कि आलिया हमजा साहिबा को पहले भी इन्होंने दीवार के साथ लगाया। वो बड़ी एक्टिव वर्कर है इमरान खान साहब की और अब उन्हें एक अहम जिम्मेदारी पंजाब में दी गई है और पंजाब में क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं पार्टी को, तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपनी पार्टी को, बड़े तूफ़ानी दौरे किए हैं उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ इजला के, पार्टी को दोबारा से एक्टिवेट किया है, पार्टी को ये समझाया है कि विजुअल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है, आप जो भी काम करें आपने उसको किस तरह से सामने लेकर आना है। तो अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। पुलिस के बड़े सख्त इकदाम के बावजूद, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हक है कि वो पुरअमन तरीके से रैली निकाले, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बाई डिज़ाइन किया है। इसमें अदलिया ने और ब्यूरोक्रेसी ने पूरी सहूलतकारी फराम की है, खासतौर पर पुलिस ने, और पंजाब हुकूमत ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। कल को अगर मरियम नवाज को रैली ना निकालने दी जाए तो वो गिला और शिकवा नहीं कर सकती, उनके तो कारकुन इतनी मार भी नहीं खा सकते बेचारे। बहरहाल जो कारकुन सवाल नहीं करता वो मार कैसे खा सकता है? कारकुन वही मार खाता है जिसके अंदर शऊर होता है। आप देखें ना, तहरीक लब्बैक का कारकुन मार खाता है, उसके बाद एक नजरिया और एक शऊर तो होता है ना, वो अपने नजरिए के ऊपर पूरा तगड़ा खड़ा होता है। आप इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, वो अपने नजरिए के साथ आता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का कारकुन बहुत मार खाता था जब उसके पास अपना नजरिया होता था, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर तक। अब पीपल्स पार्टी का कारकुन बहुत मार खाता है। जमात इस्लामी के कारकुन बड़े शानदार फाइटर्स थे, लेकिन अब आप देखें कि जमात इस्लामी ने जब से अपना होम्योपैथिक मौक़िफ़ अपनाया है उनके अंदर वो बात नहीं रही। तो अभी बहुत सारी पार्टीज और हैं, उनका टेस्ट होना बाकी है। ANP बड़ी मजबूत पार्टी होती थी जब तक वो नजरियाती पार्टी थी, अब उनके पास भी कोई नजरिया नहीं है। बहरहाल आलिया हमजा साहिबा ने पंजाब को एक्टिवेट किया है। सख्त फस्तायत के बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर कामयाब रैलियां निकालकर साबित किया है कि इस दौर के अंदर भी अगर मेहनत करें और दिमाग से काम लें तो इस फस्तायत को शिकस्त दी जा सकती है और सियासी जमातें अपना रोल प्ले कर सकती हैं। नाज़रीन, अब बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा।
और मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि वहां पे लेटेस्ट खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। डॉन अखबार ने जो रिपोर्ट किया वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ है बलूचिस्तान में, बहुत सारे इलाकों में। कोयटा के अंदर कुछ हालात को नॉर्मलाइज़ किया गया है, कुछ इंटरनेट सर्विस भी बहाल हुई है 4 दिन के बाद। लेकिन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बलोच यकजहती कमेटी, ये जो मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल है वो हड़ताल आज भी जारी रही है। पूरे बलूचिस्तान में होने वाले मुजाहरों में खवातीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की है। खवातीन की रैलियां जो हैं वो लसबेला में एक बहुत बड़ी रैली निकली है, और लसबेला की रैली में देख रहा था, वहाँ खवातीन बहुत बड़ी तादाद में आई। और स्टूडेंट्स ने पंजाब में स्पेशली लाहौर के अंदर और फिर इस्लामाबाद के अंदर भी एहतजाज किया मारंग बलोच के हक में, और बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना है उसके ऊपर जो अटैक किया पुलिस ने उसके खिलाफ। और जिस तरह वहाँ पे शहादतें हुई, सीधी गोली चलाई गई, लोग सवाल दोबारा से उठा रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। अब जनाब एक चीज़ है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है, और ये बड़ा घटियापन है, बेशर्मी है, और ये गैरत का फुकदान है। PMLN के कुछ अकाउंट्स और PMLN के कुछ लोग जो हैं वो मारंग बलोच के खिलाफ एक घटिया तरीन प्रोपेगेंडा कंपेन चला रहे हैं। देखें, ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अकाउंट्स ये कंपेन चला रहे हैं उन तमाम अकाउंट्स को मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं बल्कि कुछ PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और कुछ PMLN से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियात जो हैं सियासी, वो भी इन अकाउंट्स को फॉलो करती हैं। अब वो डायरेक्टली मारंग बलोच साहबा की किरदार कुशी कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ आपके सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। बड़ी मायूब और घटिया तरीन उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। अगर आप बलोचों को सीने से नहीं लगा सकते, उनके दुखों को नहीं समझ सकते, तो आप उनके जख्मों को तो ना कुरेद दें। और याद रखिएगा, ये कितना गंद डाला जा रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे आएगी, क्योंकि इन लोगों को अपने घरों के अंदर बुलाकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ अप्रिशिएट करते रहे हैं गंद फैलाने के मामले में। ये डेलिबरेटली गंद फैलाया जा रहा है। और मारंग बलोच साहिबा, कल तक इनके धरनों में जाकर ये लोग सियासत करते थे, कल तक कहते थे बलूचिस्तान के अंदर जो लापता अफराद है उनके हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ है। आज उन लोगों के खिलाफ हो गए हैं, और खुद जो बात नहीं कर सकते वो अपने टाउट्स के जरिए से या अपने छोड़े हुए कारिंदों के जरिए से अब वो किरदार कुशी करवा रहे हैं मारंग बलोच साहिबा की, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इस बात के ऊपर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जो सोशल मीडिया के ऊपर आम सारिफीन हैं उन्होंने इसको आड़े हाथों लिया है, और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है जो कुछ PMLN के सोशल मीडिया के अकाउंट्स मारंग बलोच साहिबा और बलोच खवातीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा में चला रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर यह है कि कौमी अवार्ड के साथ जो घिनौना मजाक किया गया है पाकिस्तान के अंदर, अब आइंदा के लिए होगा पता क्या, कि ये अवार्ड अपनी अहमियत खो जाएंगे। यानी अवार्ड मिलते थे अच्छे लोगों को, अवार्ड मिलते थे ऐसे लोगों को जिनकी वजह से अवार्ड मुतबर होता था। अब ऐसे हल्के लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, और ये मेडल जो है वो ऐसे हल्के लोगों को पहनाए गए हैं कि इनकी वजह से ये एजाज अब शर्मिंदगी बनना शुरू हो गया। यानी इसको लेके लोग फख्र करते थे, लेकिन जिस तरह के लोगों को अब दिए गए हैं, ये इतने हल्के लोग हैं, इतने हल्के लोग हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो अवाम है वो एक एक का भांडा फोड़ रही है। अक्सर अवार्ड गलत लोगों को मिले हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिलने चाहिए थे। अवाम जिन लोगों को सजा देना चाहती है उन्हें तमगे पहनाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रजीम जो है ना, ये जानबूझकर अवाम में, खासतौर पर नौजवानों में मायूसी फैलाना चाहता है, और ख़ासतौर पे उस क्लास के अंदर मायूसी फैलाना चाहता है जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है। ये मायूसी फैलाना चाहते हैं ताकि वो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट कर लें। लेकिन खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान बहुत फिरा हूँ। मैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हर जगह पे गया हूँ, और इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैंने लोगों की आंखों में चमक देखी है, मैंने उनकी आंखों में उम्मीद देखी है। आप उल्टे भी लटक जाए ना, जो मर्जी कर देंगे, पाकिस्तानी मायूस नहीं होंगे। और उनके पास मायूस ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो उनका कैदी नंबर 804 है, जिससे उन्होंने उम्मीदें बांधी हुई हैं, और उसका दिया हुआ शऊर है। देखिए, शऊर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शऊर के लिए इमरान खान को जरिया बनाया। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कभी भी इतना कुछ नहीं जानते थे। पाकिस्तानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बारे में कभी इतना नहीं जानते थे, इतना तारीख के अंदर नहीं गए थे। फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़े कैसे हुआ, पाकिस्तान के अंदर फौज ने सियासत में कितनी मुदाखलत की, उनकी मुदाखलत का हमने कितना खुमियाजा भुगता। हर थोड़े अरसे के बाद जब एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सियासी हलचल क्यों शुरू हो जाती है, मामला क्यों बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सवालात का जवाब जो है वो आज पाकिस्तानियों के पास मौजूद है, जो इससे पहले पाकिस्तानी नहीं जानते थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इररेलेवेंट होंगे।
जैसे इमरान खान साहब को इररेलेवेंट करना अब तकरीबन नामुमकिन है, वैसे ही इमरान खान साहब का जो दिया हुआ शऊर या नजरिया है, उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने सियासत को समझना शुरू किया, उसके ऊपर बात करना शुरू की, सोशल मीडिया को बतौर वेपन इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, उनको भी अब इररेलेवेंट करना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप वज़ीर आला सिंध को ले लेना, ये खबर है मेरे पास, मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं, देखें ये कैसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। सिंध के वज़ीर आला, ये जियो पे लगी हुई है, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध में नहर बनाना चाहता है, हमने रोका हुआ है और किसी सूरत नहर निकालने की इजाजत नहीं देंगे। ये खबर आपने सुन ली, ये आपने पढ़ भी ली, मेरे साथ लगी भी हुई है। वो क्या रहे हैं, मुराद अली शाह कह रहे हैं कि पंजाब जून 2024, डेट आपने याद रखनी है, वो कह रहे हैं जून 2024 से पंजाब, जब पंजाब बोलें तो पंजाब के लोग, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज या पंजाब की अशराफिया या पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट, इसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना बतौर सूबा कि वो 2024 से जनाब हमारा दरियाए सिंध का पानी है, उसके ऊपर नहर निकालना चाहता है, हमने रोका हुआ है और हम किसी सूरत ये नहर नहीं निकालने देंगे। अब इन्होंने कहा कि जून 2024, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये आसिफ अली जरदारी साहब का, मैंने ये स्क्रीनशॉट पूरी वीडियो बनाई थी, ये देखें, ये आसिफ अली जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल। इसके ऊपर सदर पाकिस्तान हुक्म जारी कर रहे हैं कि 6 नहरें बनाई जाएं। अब ये 6 नहरें कौन सी हैं जिनके खिलाफ मुराद अली शाह बात कर रहे हैं? जरदारी साहब इसके ऊपर काम करने का हुक्म जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी काम किया जाए और इनके जो किनारे हैं, पुश्ते हैं, उनको कंक्रीट किया जाए, उनको भी मजबूत किया जाए। ये आसिफ अली जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी गई थी, यहां पे फौजी हुकाम भी बैठे थे, यहां पे दीगर लोग भी बैठे थे। SIFC के तहत जो ज़राअत का शोबा है उसमें फौज की इन्वॉल्वमेंट हुई है और उसके बाद आर्मी चीफ ने भी इसके अंदर एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था मरियम नवाज के साथ। तो आसिफ अली जरदारी साहब इसका बाकायदा हुक्म जारी कर रहे हैं। मुराद अली शाह जो आसिफ अली जरदारी साहब के सिंध के वज़ीर आला हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब ये चाहता है कि दरियाए सिंध के ऊपर नहरें निकाली जाएं। अब जिन नहरों पे एतराज है वो नहरें जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद हुक्म जारी किया है 6 नहरों के हवाले से, और उनके अंदर नहरों के नाम भी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो नादरीन, ये कैसे लोगों को बेवकूफ समझ सकते हैं? अब ये शऊर का जिन वापस बोतल में बंद नहीं होगा। सिंध का एक एक शहरी मेरी बात सुन ले कि आपका पानी अगर किसी ने बेचा है तो बंद कमरों के अंदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने ये फैसले किए हैं और बाकायदा इसके तहरीरी सबूत मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जो उनका अपना हैंडल है जिससे वो ऑफिशियल अप्रूवल के बाद ट्वीट्स करते हैं, उसके ऊपर ये हुक्मनामा जारी है। इसकी फुटेज जारी की गई है जो मैंने आपको दिखाई। इस फुटेज के अंदर सरकारी, और बल्कि ये तमाम टिकर जो हैं वो सरकारी टीवी चैनल्स के ऊपर चले हैं, उसके ऊपर यह दावा मौजूद है कि सदर पाकिस्तान ने यह नहर निकालने की बात की। वो ये कह रहे हैं कि जून में पंजाब ये कोशिश शुरू करता है, जुलाई में जरदारी साहब इसका ऑर्डर दे देते हैं। अब ये इसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, जरा सोचें। जरदारी ये काम करवा रहा है तो मुराद अली शाह की क्या जरूरत है कि उसके खिलाफ बोलें? मैं बताता हूं आपको। हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ये चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जब इसके ऊपर तहकीक की तो उन्हें पता चला कि जरखेज जमीनों पर पानी देने की बजाय ये रेगिस्तान के अंदर पानी लेकर जा रहे हैं कि वहां पर ज़राअत करनी है। रेगिस्तान में पानी भी 4 गुना से 6 गुना इस्तेमाल होगा और फसल भी कम होगी, जबकि जो जरखेज ज़मीनें हैं वहां पर सोसाइटियां बन रही हैं। और वो एक लामुतनाही सिलसिला जो है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से या उससे पहले के दौर से अब तक चलता चला आ रहा है, उसको कोई रोकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक NOC जारी कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये मामला उठाया और ये बताया सिंध के लोगों को आपके पानी के ऊपर डाका डल रहा है और जरदारी ने यह डाका डाला है, तो उसके बाद पहली मरतबा पीपल्स पार्टी को लगा कि लोगों को अब हम बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। तहरीक इंसाफ बीच में आ गई और वो सिंध के लोगों को हकायक बता रही है। लिहाजा इन्होंने फौरन पैंतरा बदला कि जी हम तो नहीं कर रहे, ये तो कोई और कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि इनकी चोरी के सबूत मौजूद थे, इनके अपने स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल अहकामात की सूरत में जो हमने आपके सामने रख दिए। लिहाजा अब सिंध के लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इसके विजुअल देख लें, आप ये चेक कर लें, ये जरदारी साहब का अपना हुक्म था। नाजरीन, एक खबर और है और ये गाजा से है। गाजा के ऊपर इसराइल ने फिर अटैक किया हुआ है और अमेरिकन आशीर्वाद के साथ ही वो हमेशा ये अटैक करते हैं, अमेरिका उनको अलाउ करता है। गजा में बच्चों की शहादतें हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों आपको जमैमा का भी एक ट्वीट पढ़ के सुनाया था। तो शहादतों की जो कुल तादाद हो गई है जब से इसराइल ने हमला किया था 2023 से लेकर अब तक, तो जो कुल शहादतों की तादाद हो गई है वो 50,000 से तजावज़ कर दी है। इतना बड़ा कत्लेआम कभी यहाँ फ़लस्तीनियों का नहीं हुआ। अब इतने सारे
इस्लामी ममालिक हैं चारों तरफ यहाँ मौजूद हैं, अरब ममालिक भी हैं, पाकिस्तान भी एक बड़ा एटमी मुल्क भी है, मुसलमान मुल्क है, दबाव डाल सकते थे, तुर्की दबाव डाल सकता था, सऊदी अरब, यमन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, लीबिया, ज़्यादातर मुल्कों के अंदर तो अपनी जंग लगी हुई है। तो ईरान के अलावा किसी मुल्क ने इसके ऊपर मुज़ामत नहीं की और कोई दबाव डालने में या रोकने में हमलों को नाकाम रहे मुसलमान ममालिक। इवन यूरोपीय यूनियन भी नाकाम रहा, अक़वाम मुत्तहिदा भी नाकाम रहा, और पाकिस्तान की भी इस मसले के ऊपर पॉलिसी जो है वो काफ़ी ढीली ढाली हो गई है। पहले इमरान खान साहब के दौर में बड़ी टाइट पॉलिसी थी। जनरल बाजवा इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे, और जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी जब इसराइल के खिलाफ कोई एहतजाज करने के लिए निकला तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त रद्दमल जाहिर किया गया पाकिस्तान के अंदर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इसराइल को और फ़लस्तीन को लेकर के कुछ मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हुआ है, मौक़िफ़ शिफ्ट हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं उन विजुअल्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ जो हमने माजी में कभी नहीं देखे। माजी में कोई भी एहतजाज करता था फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के खिलाफ, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती थी, लेकिन इस मरतबा गवर्नमेंट ने लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर क्रैक डाउन किया है। तो पहले जैसा जोर भी इस हुकूमत ने नहीं लगाया, ये अनफॉर्चुनेट है। और लगातार वहाँ पे शहादतें हो रही हैं जिनमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान ने नादरीन तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है और पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। देखिए ये बातचीत क्यों शुरू की, ज़रा इसको समझें आप। जब अमेरिका ने बराह रास्त तालिबान हुकूमत के साथ बात की और अपना एक कैदी छुड़वा कर ले गए तो पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि वो तालिबान के साथ एक और लड़ाई में अमेरिका को अंगेज कर ले या पाकिस्तान की दावत को कबूल करे लड़ाई के लिए कि हम अफगान तालिबान से लड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को इस बात की समझ आ गई कि अमेरिका तो उनके साथ बातचीत कर रहा है और वो गुडविल जेस्चर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो हम तो इनकी लड़ाई करवाना चाहते थे जिसमें हमारा मफाद था, तो अब ये लड़ाई हो नहीं सकती। इन्होंने काफ़ी ग्राउंड बनाया था लड़ाई का, लेकिन लड़ाई हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान को फिर समझ आई कि हमें भी अब अफगानिस्तान के साथ जाकर बातचीत करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, कुछ अपना प्रेशर रखें, कुछ उनके साथ बातचीत करें, कुछ उनके साथ मिलकर ऑपरेशंस करें, कुछ खुद ऑपरेशंस करें, और जितने कबायली पट्टी है, चाहे वो अफगानिस्तान वाली साइड पे है, चाहे वो पाकिस्तान वाली साइड पे है, उसको दहशतगर्दी से पाक करके पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाया जाए। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, दोनों ममालिक को मिलकर करना चाहिए। दोनों को, यानी एक दूसरे की अगर हम बात नहीं सुनेंगे और एक दूसरे की टेरिटरीज में जाके अटैक करेंगे तो इससे हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन जब खराब होगी तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खराब होंगे। और यही चीज़ अगर हम मिलजुल कर करेंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और दहशतगर्दी को ख़त्म करने में मदद भी मिलेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में इमरान खान की रिहाई को लेकर जो और एस्टेब्लिशमेंट की जो बातें हुई, जो इमरान खान ने व्लॉग में की, तमाम बातों से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इसका मुझे अपने मेरे फेसबुक में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।